Hello everyone. So let's start with the fourth type of pronoun, demonstrative pronoun. This type is one of the easiest type of pronoun ever. ये pronoun की सबसे easy type है demonstrative. देखिए, what do you mean by word demonstrative? Demonstrative means to demonstrate something, like we can say to point out something specific. For example, I am writing with a black marker. मैं अभी लिख रही हूँ ब्लैक मार्कर के साथ, तो मैंने किसको पॉइंट आउट किया यहाँ पर, इस पर्टिकुलर ब्लैक मार्कर को. जब भी हम किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं तो उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, उनके लिए हम इन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं. सो कौन से 4 वर्ड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं? दीज, दोज, दिस एंड दैट. सो क्या है? These, those, this and that. These 4 words are used to demonstrate something specific in a sentence. Then what is the use of these pronouns? Let's see. These and those are used for plural. This and that are used for singular. Example: these are girls and this is a girl. गर्ल यहाँ पर क्या है? सिंगुलर. एंड गर्ल्स क्या है? प्लूरल. तो सिंगुलर के लिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया? दिस. एंड प्लूरल के लिए हमने कौन सा यूज किया? दीज. अगेन, दोज आर गर्ल्स, दैट इज अ गर्ल. अब गर्ल सिंगुलर, गर्ल्स प्लूरल, सिंगुलर के लिए दैट, plural के लिए those. Then what is the difference where we can use this and where we can use that? देखिए simply, for an example, if any of the object is nearby me, अगर कोई भी object मेरे पास है, मेरे साथ में है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? this and these. और कोई ऑब्जेक्ट हमसे अगर दूरी में है, डिस्टेंस में है, तो हम वहां पर क्या लिखते हैं? those और that. क्लियर? एग्जाम्पल के साथ क्लियर करती हूँ. अगर ये मार्कर मेरा दूर पड़ा हुआ है तो मैं यही बोलूंगी, प्लीज गिव मी दैट पर्टिकुलर मार्कर, मुझे वो वाला मार्कर दीजिए, और ब्रिंग मी दैट मार्कर. एंड अगर यही मार्कर्स हैं तो ब्रिंग मी दोज मार्कर्स, और ये मार्कर मेरे पास है तो दिस इज माई मार्कर. तो मैंने क्या यूज किया? अब दिस. एंड दीज आर माई मार्कर्स फॉर प्लूरल. क्लियर? सो वेरी वेरी इजीएस्ट एवर. क्या है? सिंगुलर है, पास में है तो दिस, प्लूरल है, पास में है तो दीज, फार है, डिस्टेंस में है, सिंगुलर है तो दैट, प्लूरल है तो दोज. क्लियर? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन. Relative pronoun. Now interesting one. Relative pronoun in which we can use the words like who, whom, whose, where, because these words are used in our daily life. तो इन words को use करना आना चाहिए और इनका exact meaning पता होना चाहिए, that where actually we can use these words. Alright, देखिए relative pronoun होता क्या है? Relative itself denotes relate करना. ठीक है? relate कैसे करते हैं? She is the girl who plays tennis. Let's see. She is the girl. थोड़ी देर के लिए अगर हम सिर्फ इस सेंटेंस को गो थ्रू करें, दैट शी इज द गर्ल, इट मीन्स फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी इज अ गर्ल प्लेस टेनिस. लेट्स सी. प्लेस टेनिस, ये सेंटेंस क्या है? इनकम्प्लीट, बिकॉज सेंटेंस में हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सब्जेक्ट की. वी डोंट हैव सब्जेक्ट हेयर. इफ वी डोंट हैव सब्जेक्ट, इट मीन्स दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. तो वो पार्ट ऑफ सेंटेंस जो इनकम्प्लीट रहता है उसको हम बोलते हैं फ्रेज, एंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज इट्स कंप्लीट मीनिंग इज नोन एज क्लॉज. शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है, ये खुद में ही इसका मीनिंग क्या है? कंप्लीट. टेनिस खेल कौन रहा है? वी रिक्वायर सब्जेक्ट ओवर हेयर, सो वी डोंट हैव सब्जेक्ट, सो ये क्या है? इनकम्प्लीट. इसको क्या बोलेंगे? फ्रेज. और इसको क्या बोलेंगे? क्लॉज. तो क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन? अब यहाँ पर कौन सा वर्ड है? हु. शी इज द गर्ल हु प्लेस टेनिस. इस सेंटेंस को एप्रोप्रिएट सेंस
किस वर्ड ने रिलेट करके दिया है, हु ने, तो हु को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन. सो रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू रिलेट फ्रेज टू अ क्लॉज और क्लॉज टू अ फ्रेज. अपार्ट फ्रॉम हु, whom, whose, that, which, all are relative pronouns. ये सब हमारे क्या है, relative pronouns. So one by one we'll do the uses of all these relative pronoun कि कहाँ पर और कैसे इनको use किया जाता है. Let's see the first one. She is the girl dash teaches English. So you have two options, who and whom. She is the girl dash teaches English. They are the students dash she teaches. So let's make it more simple. How? So first of all हम किसको देखेंगे इन sentences में, subject को. चलिए let's see the subject. Subject कौन है, she. यहाँ पर subject कौन है, they. It means in both these sentences हमारा subject क्या है, एक में singular और second में plural. ये वो लड़की है, आपने ये देखना है सब्जेक्ट क्या है, शी किसके लिए यूज हुआ है, इस गर्ल के लिए. ये वो लड़की है जो क्या पढ़ाती है, इंग्लिश. इट मीन्स इस कंप्लीट सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओनली दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो क्या है, शी. ये वो लड़की है जो इंग्लिश पढ़ाती है. तो कंप्लीट सेंटेंस में हमने किसको रेफर किया, सब्जेक्ट को. सिर्फ किसकी बात हुई, सब्जेक्ट की. लेट्स कम टू दिस वन. दे आर द स्टूडेंट्स. दे किसके लिए यूज हुआ, इन स्टूडेंट्स के लिए, जो क्या है, नाउन. दे आर द स्टूडेंट्स, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको वो पढ़ाती हैं. तो पढ़ा कौन रही है, सेकेंड पर्सन जो कौन है, शी. पढ़ा किनको रही हैं, इनको. इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास कितने पर्सन हैं, देयर आर 2 persons इन दिस सेंटेंस एंड 1 person इज, ये क्या कर रहा है, 1 person इज वर्किंग फॉर समवन एल्स. ये पर्सन किसी और के लिए काम कर रहा है. तो काम कर कौन रहा है, शी. कर किसके लिए रही है, इनके लिए. ये क्या है, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट किसके लिए काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए. लेकिन इस सेंटेंस में हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की. जब भी एक सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट की बात होती है, एक ही पर्सन की बात होगी जो सब्जेक्ट है, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, हु. एंड जब एक काम, एक पर्सन दूसरे के लिए काम कर रहा है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, हुम. क्लियर. तो हु इज यूज फॉर सब्जेक्ट वेयर एज हुम इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट. चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन. These are the children dash father has died. These are the children dash father has died. ये वो बच्चे हैं जिनकी किसकी डेथ हो चुकी है, फादर. These are the children dash father has died. Let's see. बच्चों की किसकी डेथ हो चुकी है, फादर की. एंड फादर किसके हैं, इन बच्चों के. इट मीन्स दे बोथ हैव वन थिंग इन कॉमन, दैट इज पोजिशन, दैट इज रिलेशन. इन दोनों का आपस में क्या है, रिलेशन है, बिलोंगिंगनेस है. These are the children. So whenever हम किसी की पोजीशन की बात करते हैं, हम वहां पर क्या लिखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन whose. These are the children whose father has died. I hope this one is also clear to you. चलिए let's move to the next one. It is the car dash I bought yesterday. Now students get confused between these two pronouns, that and which. मोस्टली देखा जाता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं विच एंड दैट में, कि विच कहाँ पर यूज करें एंड दैट कहाँ पर यूज करें. लेट्स मेक इट क्लियर. देखिए, it is the car dash I bought yesterday. The girl and a dog dash I saw yesterday died in an accident here. It is the car. नाउन क्या है, कार. बात किसकी हो रही है, गाड़ी की. कार क्या है, नॉन लिविंग.
विच इज यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स को छोड़कर आप विच को किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। एनिमल के लिए कीजिए बर्ड, इंसेक्ट्स, नॉन लिविंग, इन्फेंट्स, बुक्स, स्टोरीज, नॉवेल्स, फॉर ईच एंड एवरी कैटेगरी बट एक्सक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर क्या है, नॉन लिविंग, तो सिंपली हम क्या लिख देंगे, दिस इज द कार विच आई नेक्स्ट सेंटेंस, द गर्ल एंड हर डॉग डैश आई सॉ yesterday died in an accident. The girl, human being, dog, animal. Now if we use who on the basis of human being, then it means वो who किसको contradict करेगा, animal को। एंड अगर हम डॉग को देकर विच यूज करते हैं तो वो विच किसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, ह्यूमन बीइंग को। सो वेन एवर ह्यूमन बीइंग और लिविंग बीइंग्स एंड एनिमल और नॉन लिविंग्स आर जॉइंड बाय एंड, जब भी ये दो एंड से कनेक्टेड होते हैं तब हम ऑलवेज कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन दैट। सो ये जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है दोनों में, विच इज यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स एंड वेन एवर लिविंग एंड नॉन लिविंग आर जॉइंड बाय एंड देन वी यूज विच रिलेटिव प्रोनाउन दैट। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप। Sixth type of pronoun, interrogative pronoun. Interrogative pronoun. The word interrogative itself suggests interrogative when we ask question like who, where, all right. So यहाँ पर कौन से word use होते हैं, who, whom, again same words, whose, where, when, why. Then what is the difference between relative and interrogative pronoun if same words have been also used here, who, whom, whose, who, whom, whose। देखिए यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है, बट बेसिक डिफरेंस क्या है, वहाँ पर ये वर्ड्स यूज किए जाते थे टू रिलेट phrase and clause, but here these words are used for framing or asking questions, where are you going, यहाँ पर हम इनको as a subject use करने वाले हैं। Let's see examples. Dash is she, dash have you called, dash pen is this, all right। डैश इज शी सिंपल है, हु इज शी वो कौन है, इट मीन्स मैं एक ही पर्सन की बात कर रही हूँ, शी, तो ये क्या है, सब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली हु यहाँ पर भी किसके लिए यूज होगा, सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर ये यूज किया जा रहा है टू आस्क क्वेश्चन। डैश हैव यू कॉल्ड, whom have you called, तुमने किसको बुलाया है, सब्जेक्ट किसको बुला रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए। तो सेम यहाँ पर भी whom यूज होगा किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, बट अगैन टू आस्क क्वेश्चन। डैश पेन इज दिस, ये पेन किसका है, मैंने आपको पहले ही बोला है जब भी पोजीशन की बात होगी, बिलोंगिंगनेस की बात होगी, तब हम वहां पर क्या यूज करते हैं, whose पेन इज दिस। नाउ गाइज लेट्स कम टू द पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, whose पेन इज दिस, ये पेन है किसका है, इट मीन्स पेन हमेशा किसका होगा, किसी ना किसी लिविंग बीइंग का, करेक्ट है। ये किसकी पोजीशन होगी, लिविंग बीइंग की। पेन हो गया, बुक हो गई, ये ह्यूमन बीइंग ही यूज करते हैं, नॉन लिविंग तो यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं बात किससे कर रही हूँ, लिविंग बीइंग से। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, whose इज ऑलवेज यूज फॉर लिविंग बीइंग्स। पुट दिस थिंग इन योर माइंड, whose इज ऑलवेज यूज फॉर लिविंग थिंग्स। एक एग्जाम्पल के साथ क्लियर करती हूँ, दिस इज द पेन whose cap is lost, दिस इज द पेन whose cap is lost। अब आपने ये सेंटेंस देख लिया, बात किसकी हो रही है, पेन और उसका कैप। अब आप देखिए पेन लिविंग है कि नॉन लिविंग, ऑब्वियसली पेन इज नॉन लिविंग और उसका कैप भी क्या है, नॉन लिविंग। तो बीच में क्या यूज हुआ है, whose, बट अभी हमने रूल पढ़ा whose इज नेवर एवर यूज फॉर लिविंग बींग्स, तो ये गलत है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज द पेन
द कैप ऑफ विच इज लॉस्ट, ये वो पेन है जिसका कैप क्या हो चुका है, लॉस्ट। बट हुज को हम कभी भी लिविंग के लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग के कभी लिए भी यूज नहीं होगा। अब आप बोलेंगे हुज पेन इज दिस, तो ये क्लियर हुआ इनडायरेक्टली हम बात किसकी कर रहे हैं, लिविंग बीइंग की। तो इस वे में ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक सेंटेंस वहां पर ऑलरेडी पूछा गया था, द गंगा इज अ रिवर हुज ओरिजिन इज फ्रॉम द हिमालयाज। द गंगा इज अ रिवर हुज ओरिजिन, अब गंगा एक रिवर है बट रिवर क्या है, नॉन लिविंग, तो वहां पर नॉन लिविंग के साथ हुज नहीं आता। द गंगा इज अ रिवर द ओरिजिन ऑफ विच इज फ्रॉम द हिमालयाज। क्लियर? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। This one is again important. Dash of the two cars is yours. Dash of the two cars, बात किसकी हो रही है, कार्स की, लेकिन हो किससे रही है, ह्यूमन बीइंग से। कह रहा डैश ऑफ द टू कार्स इज योर्स, दोनों गाड़ियों में से तुम्हारी गाड़ी कौन सी है, पूछा किसको जा रहा है, लिविंग को, ह्यूमन बीइंग को। अभी हमने एक चीज तो क्लियर की है, विच इज यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स, विच को सबके लिए यूज किया जाता है ह्यूमन बीइंग्स को छोड़कर। लेकिन मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, विच ऑफ द टू कार्स इज योर्स। अब मैंने विच को यहाँ पर किसके लिए यूज किया, लिविंग बीइंग के लिए, ह्यूमन के लिए। वाई? बिकॉज हेयर दिस मैन हैज बीन प्रोवाइडेड विद द चॉइस, इस मैन को चॉइस दी गई है कि इन दोनों गाड़ियों में से तुम्हारी गाड़ी कौन सी है। सो यू कैन से वेन एवर ए ह्यूमन बीइंग इज प्रोवाइडेड, वेन एवर ह्यूमन बीइंग इज प्रोवाइडेड विद द चॉइस, देन ओनली वी कैन यूज विच, अदरवाइज विच इज यूज ओनली फॉर एनी वन, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एक्सक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। क्लियर है? तो विच को हम यूज कर सकते हैं कौन सी कैटेगरी में, जब ह्यूमन बींग को क्या दिया होगा, चॉइस। चलिए, डैश आर यू गोइंग, सो सिंपल, विल यू कम, आर यू सैड। क्लियर? डैश आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, सबसे इजी, वेयर आर यू गोइंग, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम, तुम सैड क्यों हो, वाई आर यू सैड, वेयर आर यू गोइंग, इट मीन्स ये किसको डिनोट कर रहा है, प्लेस को। डैश विल यू कम, व्हेन विल यू कम, तो व्हेन किसके लिए यूज किया जाता है, टाइम के लिए। डैश आर यू सैड, वाई आर यू सैड, तो वाई किसके लिए यूज किया जाता है, रीजन के लिए। नाउ लेट्स सी एग्जाम में जो सेंटेंस ऑलरेडी आ चुके हैं वो किस वे से आया था, देखिए। इट इज द टाइम where the technology industry has undergone a rapid change with an advancement and so, let the sentence be continue। हम इसमें error देखते हैं, ठीक है, क्या है, it is a time where, sorry, it is a time So it is the time where the technology industry has undergone a rapid change with an advancement and so। देखिए बात किसकी हो रही है, टाइम की, और टाइम किसको डिनोट करता है, टाइम को कौन सा प्रोनाउन डिनोट करता है, अभी हमने लिखा है व्हेन, तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, इट इज द टाइम वेयर, तो क्या आएगा, इट इज द टाइम व्हेन द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, और
इट इज़ द प्लेस वेयर द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, वो करेक्ट होता है, बिकॉज प्लेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं वेयर, सो टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं व्हेन। क्लियर? चलिए, ये थी आपकी 6 टाइप ऑफ प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेट्स मूव टू द 7 टाइप ऑफ प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन यहाँ पर क्या शो करेगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन यहाँ पर शो करेंगे म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू। देखो, दो भी, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन से आप क्या अंडरस्टैंड करेंगे? आप बोलेंगे ये शो करता है म्यूचुअल रिलेशनशिप, और इसके लिए वी हैव टू वर्ड्स, ईच अदर एंड वन अनदर। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के साथ। Meenakshi and her sister love dash all the team members support dash। अब मीनाक्षी एक, उसकी बहन दो, वी हैव 2 पर्सन हेयर, 1 मीनाक्षी, सेकेंड उसकी सिस्टर। अब देखिए ऑल द टीम मेंबर्स, इट मीन्स ये 2 से ज्यादा हैं, दे आर more than 2 in number. So whenever we talk about 2 persons, जब भी 2 लोगों की हम बात करेंगे तब हम वहां पर always क्या यूज करेंगे? each other। मीनाक्षी एंड हर सिस्टर लव ईच अदर, ऑल द टीम मेंबर्स सपोर्ट वन अनदर। जब 2 से ज़्यादा की बात होती है तब हम क्या यूज़ करते हैं? वन अनदर। तो ये आपकी नेक्स्ट टाइप थी, कौन सी? 7th वन, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। इट मीन्स म्यूचुअल अंडर रिलेशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन। अगर 2 के बीच में है तो ईच अदर, 2 से ज़्यादा के बीच में है तो वन अनदर। चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। यूनिवर्सल प्रोनाउन देख लेते हैं पहले। देखिए, अब यहां पे मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगी लाइक नो बडी, नो वन, नथिंग। देखिए, इन वर्ड्स में क्या ऐड हुआ है लास्ट में? बडी, वन एंड थिंग। इनसे और वर्ड्स भी होंगे, नो बडी, समबडी, एवरीबडी, सेम, नो वन, समवन, everyone, nothing, something, everything. Clear? So words ending with body, one, thing are known as universal pronouns. इन सब words को हम क्या बोलेंगे? universal pronoun. Then what is the important in this type? इसमें important क्या है? देखिए क्या है। Let's see these 3 sentences. Someone dash coming, everything dash okay, nobody going outside. Someone is coming, everything is okay, nobody is going outside. It means यहाँ पर जो helping verb है, helping verb already we have discussed in topic pronoun, helping verb either singular or plural. अब यहाँ पर क्या है? जब भी आपके ये words होंगे as अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तब ये अपने साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब को एग्री करेंगे? दीज वर्ड्स एग्री विद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। समवन इज, आप आर नहीं लिख सकते बिकॉज हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? आपके यूनिवर्सल प्रोनाउंस। क्लियर? चलिए, लेट्स मूव टू द 9th एंड सेकेंड लास्ट टाइप ऑफ योर प्रोनाउन। बिट इंटरेस्टिंग एंड बिट ट्रिकी, ध्यान से समझिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव, आप वर्ड से तो इसका मीनिंग समझ ही गए होंगे। डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेरे पास कौन से वर्ड्स हैं? देखिए, वन ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। ऑल राइट,
ये सब वर्ड्स किसके लिए यूज होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। चलिए देखिए, इसको समझते हैं। ईदर ऑफ दीज टू मेन डैश आर न्यू टीचर, नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स डैश क्लेवर। क्लियर? क्या कह रहे हैं? ईदर ऑफ दीज टू मेन, सबसे पहले तो आप माइंड में ये बात रखेंगे, ईदर एंड नीदर आर ऑलवेज यूज फॉर टू। ईदर एंड नीदर आर ऑलवेज यूज फॉर टू, हमेशा दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए नहीं। एग्जाम में ये देखा जाता है, एग्जाम में लास्ट टाइम ऐसा देखा गया था, ईदर ऑफ दीज मेन, अगर टू नहीं है तब भी वो करेक्ट है, मीन्स टू है, बट ईदर ऑफ दीज थ्री मेन, अगर थ्री आ गया तो वो आपका एरर है। वाई? बिकॉज ईदर एंड नीदर आर ऑलवेज यूज फॉर टू। ईदर मीन्स दोनों में से कोई एक, ईदर पॉजिटिव वर्ड है, नीदर मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं। तो ये दोनों आपके क्या है? एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, बट ऑलवेज यूज फॉर टू। इट मीन्स आउट ऑफ टू या तो ये एक की बात करेंगे या तो ये किसी की भी बात नहीं करेंगे। आप देखिए ये क्या कह रहे हैं, दो आदमियों में से, ईदर मतलब कोई एक हमारा क्या है? न्यू टीचर। अब ये क्या कह रहा है? टू गर्ल्स में से कोई भी, नीदर मतलब कोई भी नहीं, कोई भी क्लेवर नहीं है। अगर दो में से इसने किसी की भी बात नहीं की तो सेंटेंस आपका प्लूरल नहीं हुआ, वो सिंगुलर ही है। आउट ऑफ टू ये किसकी बात कर रहा है? एक की ही, तो यहां पर भी सेंटेंस क्या है? सिंगुलर। तो आप क्या बोलेंगे? नीदर एंड ईदर व्हेन एवर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, ये भी किसके साथ एग्री करते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ। नीदर ऑफ दीज टू मेन इज आवर न्यू टीचर, नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज क्लेवर। नो डाउट यहां पर गर्ल्स है, बट हम ये किसको देखकर लगा रहे हैं? सब्जेक्ट को देखकर। ये क्या कह रहा है? दोनों लड़कियों में से कोई भी लड़की क्लेवर नहीं है। सो क्लियर है? अब यहां पर आते हैं। वन ऑफ द गर्ल्स डैश क्राइंग, नन ऑफ द बॉयज डैश कम। ऑल राइट, एनी ऑफ द के साथ भी हम सेंटेंस बना लेंगे। वन ऑफ द गर्ल्स क्या कह रहा है? गर्ल्स में से कितनी लड़कियां रो रही हैं? एक, वन ऑफ द गर्ल्स। बॉयज में से कितने लड़के आए हैं? कोई भी नहीं आया है। इट मीन्स नन, वन, एनी आर यूज फॉर मोर देन टू। ये किसके लिए यूज होते हैं? दो से ज्यादा के लिए, बिकॉज मेंशन नहीं है ना, स्पेसिफाई नहीं किया गया कितनी लड़कियों में से, कितने बॉयज में से। तो हम क्या बोलेंगे? नन, एनी, वन आर यूज फॉर मोर देन टू, वेयर एज ईदर एंड नीदर आर यूज फॉर टू। अब लड़कियों में से अगर एक आई है तो वो भी सिंगुलर है, वन ऑफ द गर्ल्स इज क्राइंग। बॉयज में से अगर कोई भी नहीं आया, नन ऑफ द बॉयज हैज कम, ये हम आगे देखेंगे हैज क्यों आया, बिकॉज एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। तो क्या है, आप क्या बोलोगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जितने भी हैं, वन ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ऑल दीज एग्री विद विच हेल्पिंग वर्ब? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, बट नाउन इनके साथ क्या रहते हैं? प्लूरल, क्योंकि या तो ये दो की बात करते हैं या तो ये दो से ज्यादा की बात करते हैं। क्लियर? चलिए लेट्स मूव टू द लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन। वेरी वेरी इजी, इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट क्या हुआ? इनडेफिनेट प्रोनाउन एक ऐसी टाइप ऑफ प्रोनाउन है, ये किसी भी रूल को ना एग्री नहीं करेगा। इट मीन्स ये अपने अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। सो इसके लिए हम अपने वे से कुछ ऐसे ट्रिक्स बना लेते हैं सो डैट हमें ये एग्जामिनेशन में याद रहे इनके रूल्स। देखो क्या है, ऑल डैट ग्लिटर्स डैश नॉट गोल्ड, हर एक चमकती चीज सोना नहीं होती। ऑल ऑफ देम डैश गॉन टू मुंबई, वो सब मुंबई के लिए निकल चुके हैं। अब यहां पर भी सब्जेक्ट ऑल है, यहां पर भी सब्जेक्ट ऑल है। अब ऑल कहता है मैं किसी भी रूल को एग्री नहीं करता, मेरे साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर भी एग्री कर सकता है, प्लूरल भी एग्री कर सकता है, डिपेंड करता है मैं कैसे सेंटेंस में यूज किया जा रहा हूं। फॉर दिस वी हैव वन ट्रिक। ट्रिक क्या कहती है? ग्लिटर्स मीन्स चमकती चीज, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, ये क्या है? अनकाउंटेबल। ऑल ऑफ देम, देम इज यूज फॉर ह्यूमन बींग्स, ऑल ऑफ देम, वो सब कहाँ जा चुके हैं? मुंबई। इट मीन्स इन देम को मैं काउंट कर सकती हूँ बाय देयर टिकट्स, टिकट्स के थ्रू, और इनके पास प्रूफ होगा
तो हम इनके थ्रू ह्यूमन बीइंग को काउंट कर सकते हैं, बट ये अनकाउंटेबल है. सो व्हाट इज द ट्रिक हियर? व्हेन एवर ऑल इज यूज फॉर काउंटेबल नाउन, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लिखते हैं? प्लूरल. ऑल ऑफ देम हैव गॉन टू मुंबई. एंड व्हेन एवर ऑल इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन, वहां पर हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या रहता है? सिंगुलर. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल ऑफ देम हैव गॉन टू मुंबई. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टूडेज टॉपिक प्रोनाउन. सो ये प्रोनाउन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके रूल आप दोबारा से रिवाइज कीजिए एक बार. एंड येस, टिप ऑफ द डे, एडवाइस जो मैं आपको यहाँ पर दूंगी वो यही है. मोस्टली मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं. स्टूडेंट्स क्या करते हैं? बार बार रूल्स को रिवाइज करते हैं. देयर इज नो नीड टू रिवाइज द रूल अगैन एंड अगैन. सो व्हाट यू हैव टू डू, अपनी नोटबुक खोलिए, एक बार रूल्स को रिवाइज कीजिए, उसके बाद डू मोर एंड मोर एक्सरसाइजेस. जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइजेस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपके एग्जाम में स्पीड फास्ट होगी. वाई? बिकॉज आप रूल्स पढ़ रहे हैं, आप एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर रहे, बट एग्जाम में आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. आप गूगल पर जाइए, वहाँ पे बहुत सारी एक्सरसाइजेस अवेलेबल होती हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स. ऑल राइट, गो फॉर द एक्सरसाइज ऑफ नाउन प्रोनाउन. रूल्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं, इससे ज़्यादा रूल्स नहीं होंगे. मैंने आपको बेसिक बताया, इंपॉर्टेंट बताया, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाता है. ऑल राइट, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन.